हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सब लोगों का आरवी मानुषी स्टडी पर स्वागत है। आज की कक्षा जबरदस्त होने वाली है। इस कक्षा के माध्यम से आज 20 अंकों का मैटर यहाँ पर समेटेंगे। जैसे बहुत से अभ्यर्थियों के पास मैटर का अभाव होता है, उनको नहीं पता क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। हम इस कक्षा के माध्यम से कोशिश करेंगे कि इस एक इस एक कक्षा के माध्यम से आपके पूरे क्वेश्चन यहां से कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर जैसे दोस्तों के पास हो सकता है कि मैटर का अभाव हो, उनको पता ना हो कि पहले क्वेश्चन किस तरह से आए थे, उन क्वेश्चनों को भी कवर करेंगे कि आपके पूर्व वर्षों में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। उन सभी क्वेश्चनों को लेते हुए विस्तार पूर्वक आपको इस एक कक्षा के माध्यम से पूरे 5 टॉपिक कवर कराने का प्रयास करूंगा, जिसके माध्यम से आपका एक भी टॉपिक, चाहे आपका एक भी क्वेश्चन आपका छूट ना पाए, ताकि आपका रिवीजन के साथ साथ संपूर्ण अध्ययन आपका यहां पर हो सके, जिससे आपको सबसे बेस्ट जो सामग्री है वो आपको यहां पर मिले। तो यहां पर शुरुआत करने से पहले आपके सामने ये 5 टॉपिक है। अगर 5 टॉपिक की बात करेंगे तो 5 टॉपिक की ये आपके यहां पर है। शैक्षिक परिदृश्य से निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2 टॉपिक सभी के हैं। और इसमें जो टॉपिक है इसमें हमने यहां पर लिए है, इसमें एक चीज हमने नहीं ली यहां पर, राज्य में केंद्र राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं। ये योजनाएं पुरस्कार ये करंट अफेयर के हैं, जिसकी मैं अलग कक्षा वहां पर लूंगा। बाकी इसके जो आपके सिलेबस में शैक्षिक परिदृश्य से निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के जितने भी टॉपिक है वो मैंने इस कक्षा में यहां पर लिए हैं, ताकि आपका शानदार यहां पर अध्ययन हो सके और यहां पर एक भी क्वेश्चन आपका न छूटे। शुरुआत करने से पहले हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि सिलेबस तो हमारे सामने है। अगर आप तैयारी शुरू करोगे तो आपके दिमाग में सबसे पहले एक ही बात आएगी कि हमारा सिलेबस है क्या। अभी मार्केट में मैंने ऐसी ऐसी बुक्स देखी है, ऐसी ऐसी वस्तुनिष्ठ बुक्स देखी है। सिलेबस आपका क्या है, प्रश्न क्या आ रहे हैं, प्रश्न उसमें किस तरह से सिलेबस दे रखा है। तो नंबर 1 हमें यह पता होना चाहिए कि सिलेबस आपका ये है और आपके प्रश्न किस तरह से आपके आते हैं। विस्तार से बात करेंगे, आराम से बात करेंगे, समझते हुए बात करेंगे, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट यहां पर आपका क्लियर हो जाए। ठीक है। अगर बात करेंगे यहां पर तो देखो, यहां पर मैं सभी का रिप्लाई बाद में दूंगा। आपका जितना कमेंट आ रहा है वो कमेंट का मैं अभी कमेंट पढ़ूंगा तो कक्षा यहां पर डिस्टर्ब होगी। ठीक है सभी को। जितेंद्र सिंह, हाँ ठीक है, मैं बाद में ही आपका कमेंट यहां पर सबका देखूंगा। चलो यहां पर पहले मैं बात कर रहा हूं, आपका सिलेबस यहां पर है, लेकिन उससे आगे बढ़ने से पहले आपको यह देखना होगा कि इन दोनों से आपके पूर्व वर्षों में कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। 2022 का पेपर मैंने यहां पर लिया है। 2022 के पेपर में यहां पर देखेंगे तो आपके सामने यहां पर देखेंगे शैक्षिक परिदृश्य से आपके यहां पर 6 क्वेश्चन पूछे गए थे 2022 के पेपर से। जैसे हिंदी वालों की अलग होता है एसएसटी। पिछली बार 2018 का जो रिट का मुख्य परीक्षा हुई थी उसमें सभी के लिए एक समान पेपर था, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, सामाजिक हो, सभी के लिए एक था। लेकिन 2022 से सभी के लिए अब अलग अलग पेपर होता है, तो जैसे सबके लिए अलग अलग क्वेश्चन आए थे, मैंने यहां पर एक विषय लिया है। इसमें आपके शैक्षिक परिदृश्य के यहां पर 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पब्लिक स्कूल की विशेषता क्या है, बाल मित्र योजना का उद्देश्य क्या है, यह पुरस्कार और योजनाओं का क्वेश्चन है। यहां पर पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट कब आरंभ किया गया, डाइट का पूरा नाम क्या है, मिशन बुनियाद कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ। ये 6 क्वेश्चन हमारे ध्यान में यहां पर होना चाहिए कि सिलेबस के अनुसार ही आपके पूरे क्वेश्चन यहां पर पूछे गए हैं। यहां पर मैं क्वेश्चनों के ये पूरे क्वेश्चन आपको मैं आगे दिखाऊंगा, पूरे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, लेकिन आपके यहां पर आगे बढ़ते हुए मेरा उद्देश्य ये होता है कि एक कक्षा में आपका पूरा कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर होना आवश्यक है। ठीक है, चलिए आगे देखो। यहां पर अगर बात करेंगे तो इसी तरह से अगर बात करूंगा तो आपके यहां पर है आपके निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। अब यहां पर देखो, इसमें आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। आरटीई की धारा 14 यहां पर है, धारा 14 सुनिश्चित करती, इसमें आरटीई अधिनियम आपका है। इस आरटीई अधिनियम 2009 है, इसमें आपके 2014 धारा का संबंध किससे है। दूसरा, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 तक के हेतु कार्य दिवस शिक्षक घंटे की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। ये दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था 2022 के एग्जाम में। और है आरटीआई अधिनियम 2009 की धारा 8 और 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व किसका होगा। यहां पर क्वेश्चन पूछे गए थे आपके उपलब्ध कराने का दायित्व। तो यहां पर आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल हमारे पास यहां पर 9 क्वेश्चन होते हैं, यहां पर पूरे कंप्लीट करेंगे।
हम क्वेश्चन में करेंगे, साथ में उसका विस्तार से व्याख्या करते हुए इनका विस्तार से यहाँ पर निचोड़ यहाँ पर निकालने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, हाँ मैं ये दे दूंगा आपके को, हाँ सबके हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सब आपकी पीडीएफ सब ऐड हो जाएगी आपके टेलीग्राम पे। आप बीच में, मैं लास्ट में आपका कमेंट सब देख लूंगा, आप इतने उतावले मत हो। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। देखो ये आपका सिलेबस है, मैं यहां से ही पूरे क्वेश्चन आएंगे, क्रम वाइज जाएंगे, उनका विस्तार से करेंगे, और साथ में हमने कोशिश की है कि आपको यहाँ पर टेस्ट के माध्यम से पहले क्वेश्चन हल करवाएं और साथ में आपकी प्रैक्टिस भी हो, और बाद में उसका विस्तार व व्याख्या यहाँ पर करेंगे। ठीक है, ये सिलेबस आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है, नंबर 1 है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई। ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन क्या है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई। 2000, 2004, 2008, 2010, सब अपने अपने हिसाब से सब आपकी आंसर यहां पर सोच लेना। यहां पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना यहां पर 2004 में हुई। अगर यहां पर बात करें तो मान लेते हैं कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना 2004 में हुई, लेकिन मैंने क्वेश्चन यहां पर रख दिया, लेकिन आपको पूरा यहां पर पता होना चाहिए कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय है क्या। क्या ये आवासीय विद्यालय है, नंबर 1, क्या ये आवासीय विद्यालय, कथन आते हैं आपके अलग अलग, इसमें कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा तक अध्ययन होता है। जैसे इसमें ये आवासीय विद्यालय है, पूर्णतः जो भी बालिका इसमें पढ़ेगी और पूर्णतः इसमें ही स्कूल के जो हॉस्टल है उसमें रहना होगा, और इसमें कक्षा 6 से लेकर 12वीं कक्षा तक के अभ्यर्थी ही इसमें रहेंगे। ये कक्षा 6 से 12वीं तक संचालित है। 2004 में संचालित क्यों संचालित किया जा रहा है, बालिका यानी कि जेंडर अनुपात को कम करने के लिए, ताकि बालिकाओं को बेहतर शिक्षा यहाँ पर मिले। अगर बात करिए तो यहां पर मैं विस्तार से आपके पूरा यहां पर दूंगा, ताकि आपको पूरा सिलेबस यहां पर कवर होना आवश्यक है। एक भी क्वेश्चन आपके यहां पर बाहर नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, पूरा का पूरा सिलेबस आपके यहां पर हो। देखो, भारत सरकार के द्वारा जुलाई अगस्त 2004 से समग्र शिक्षा के तहत विशेष रूप से बालिकाओं की शिक्षा के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का प्रावधान है। कब से इसका प्रारंभ हुआ, 2004 से समग्र शिक्षा अभियान के तहत इसका प्रारंभ हुआ था बालिकाओं के लिए, और इसमें वंचित समूह से संबंधित बालिकाओं के लिए कक्षा 6 से 12वीं तक की कक्षा के लिए आवासीय विद्यालय है। कौन सी कक्षा से, कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्राओं के लिए यह आपका आवासीय विद्यालय है। दूसरा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना का उद्देश्य है स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर जेंडर अंतर को कम करके वंचित समूह की बालिकाओं तक पहुंच और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यहां पर सुनिश्चित करना है। तो यहां पर अलग अलग क्वेश्चन यहां पर निकलता है, तो ये आपको यहां पर पूरा ध्यान होना चाहिए। क्वेश्चन कहीं से भी आपके यहां पर आ सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम है, यहाँ पर अधिनियम नहीं है, ये बनाया गया था आप पढ़ रहे होंगे 2009 है हमारे अधिनियम तो, लेकिन अगर आगे बात करें 2009 के अधिनियम की धारा 38 के तहत इस नियम का गठन किया गया था, जिसको आगे मैं आपको बताऊंगा, वहां पर ध्यान देना। यहाँ पर तो यहाँ पर है कि नियम 2011 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए विद्यालय की कितनी दूरी पर के भीतर स्थापित किया जाएगा। कक्षा 1 से 5 तक के जो बच्चों के लिए विद्यालय कितनी दूरी के भीतर स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 6 से 8 तक के बच्चों के लिए विद्यालय कितनी दूरी पर स्थापित किया जाएगा। तो यहां पर कक्षा 1 से 5 तक के लिए स्थापित किया जाएगा 1 किलोमीटर की दूरी पर, और 6 से 8 तक की स्थापित किया जाएगा 2 किलोमीटर की दूरी पर। 6 से 8 तक, यहां पर 6 से 8 तक जो कक्षा रहेगी वो स्थापित किया जाएगा 2 किलोमीटर की दूरी पर। इसका विस्तार से याद करते हुए आपको यहां पर ध्यान देना है। तो ये जो आपके विद्यालय की जो स्थापना की जाएगी वो कौन सी धारा के अनुसार, इस अधिकार अधिनियम 2011 की धारा आपके 7 के अनुसार, नियम 7 अगर बात करेंगे तो राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 में कुल मिलाकर यहां पर 29 नियम है। इसमें कुल कितने नियम है, इसमें 29 नियम है। अधिकार नियम 2011 में कुल 29 नियम है, और नियम 7 में इसमें कहा गया है कि विद्यालय कितनी दूरी पर स्थापित किए जाएंगे। तो यहां पर कहा गया है कि कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए विद्यालय 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किया जाएगा, और कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए विद्यालय 2 किलोमीटर की पैदल दूरी पर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन, आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 33 का संबंध किससे। इससे पहले आपके क्वेश्चन पूरा पूछा जा चुका है कि 2014 का संबंध किससे, 8 का संबंध किससे, 9 का संबंध किससे, ये सब आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। ठीक है, आगे चलेंगे। यहाँ पर आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 33 का संबंध किससे, तो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन करना, राज्य सलाहकार परिषद का गठन करना, शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन का प्रतिबंध करना, और यहाँ पर शिक्षकों कर्तव्य और शिकायत को दूर करना। तो यहाँ प्रतिबंध है, तो यहाँ किसका है। अगर बात करेंगे धारा
33 का संबंध है राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन करना। किसका? राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन करना। इसमें यहां पर धारा यहां पर आपके यहां पर दे रखा है। इस अधिनियम की धारा 33 के अनुसार यहां पर एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, धारा 33 के अनुसार। और इसमें कुल मिलाकर अगर बात करेंगे तो इसमें 15 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? इसमें 15 सदस्य होंगे, जिसमें एक तो अध्यक्ष होगा, बाकी आपके 14 सदस्य होंगे। इसी तरह से राज्य सलाहकार परिषद होगी, उसमें भी यहां पर 15 सदस्य होंगे, दोनों में 15 सदस्य होंगे। इसके तहत राष्ट्रीय केंद्र सरकार ही इसके जो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद होगी, इसमें जो 15 सदस्य होंगे उनके वेतन भत्तों का जो शर्तों का जो वहन है वही राष्ट्रीय सलाहकार परिषद यहां पर करेगी। ठीक है, आगे चलो। अगला क्वेश्चन क्या है? दुर्बल वर्ग के बालकों के लिए प्रवेश हेतु अभिभावक माता पिता की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? वार्षिक आय बिल्कुल यहां पर सिंपल है। तो वार्षिक दुर्बल वर्ग के बालकों को उन्हें मानेंगे जिनकी वार्षिक आय अगर 2,50,000 रुपए से कम है। 2,50,000 रुपए से कम है, उनको ही यहां पर दुर्बल वर्ग यहां पर मानेंगे। और 2,50,000 से जिनकी वार्षिक आय कम है उनको ही 25% जो सीटें होती है RTE अधिनियम के तहत उनको ही यहां पर प्रवेश दिया जाएगा। 25% सीटों पर जिनकी वार्षिक आय माता पिता की वार्षिक आय 2,50,000 से कम होगी उनको ही दुर्बल वर्ग के बालकों में यहां पर श्रेणी में गिना गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्यालय प्रबंध समिति का सदस्य नहीं होता है? विद्यालय प्रबंध समिति के बारे में आप यहां पर जानते हैं। विद्यालय प्रबंध समिति क्या होती है? एक विद्यालय विकास समिति भी होती है, अलग अलग समितियां होती है। तो इसमें कौन सदस्य नहीं होता है? तो सदस्य कौन कौन होते हैं? नंबर 1, अगर मैं बात करूं तो अगर प्रत्येक यहां पर एक गांव है, इस गांव प्रत्येक गांव में एक न एक विद्यालय होता है। प्रत्येक गांव में एक न एक विद्यालय होता है। उस गांव में जो विद्यालय होता है उस विद्यालय में एक यहां पर विधायक होता है। विधायक होता है तो विधायक का जो क्षेत्र होता है पूरा क्षेत्र है। तो विधायक को प्रत्येक स्कूल में यहां पर बात करेंगे तो प्रत्येक इस विद्यालय में विधायक को प्रत्येक विद्यालय में यहां पर 2 अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। तो यहां पर ये जो विद्यालय में जो यहां पर बात करेंगे स्थानीय पदाधिकारी, संबंधित कार्य क्षेत्र के स्थानीय पदाधिकारी। तो स्थानीय पदाधिकारी का मतलब है यहां पर विधायक। तो विधायक अपने क्षेत्र में प्रत्येक स्कूल में 2 स्थानीय पदाधिकारियों को शामिल कर सकता है। मतलब 2 विधायक प्रतिनिधि होते हैं यहां पर प्रत्येक विद्यालय में। प्रत्येक जो वहां पर विद्यालय में विद्यालय प्रबंध समिति होती है वहां पर स्थानीय पदाधिकारी होते हैं जो विधायक का प्रतिनिधित्व करते हैं प्रत्येक विद्यालय में। चाहे वहां पर एक विधानसभा में अगर 100 स्कूल है तो 100 स्कूलों में 200 प्रतिनिधि वहां पे विधायक के होंगे। तो 200 सदस्य तो यहां पर होते हैं विधायक के, ये भी सही है। दूसरा, विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के माता पिता, बिल्कुल वहां पर विद्यालय प्रबंध समिति में विद्यार्थियों के माता पिता उसके सदस्य होते हैं। अगर वो उसके सदस्य होंगे और साथ में भी ध्यान देना कि विद्यालय के जो जिनके बच्चे नहीं पढ़ते उनके माता पिता उसमें शामिल नहीं होंगे, वो विद्यालय की प्रबंध समिति में भाग नहीं ले सकते। तीसरा है संबंधित विद्यालय के अध्यापक प्रबोधक भी उसमें शामिल होते हैं, लेकिन यहाँ पर शिक्षा मंत्री इसमें शामिल नहीं होता है। ये तो सभी को यहाँ पर पता होगा। आगे बात करेंगे यहाँ पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कक्षा 1 से 5 तक के न्यूनतम कितने शैक्षणिक घंटे निर्धारित किए गए हैं? आप देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन 2014 में 2022 में आपके यहाँ पर आ चुका है। ये आ चुका है। मैंने कहा था कि आपके पूरा निचोड़ यहां पर निकालने की कोशिश करेंगे, एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाना चाहिए यहां से। देखिए, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कक्षा 1 से 5 तक के न्यूनतम कितने शैक्षणिक घंटे निर्धारित किए गए हैं? कितने शैक्षणिक घंटे? मैं बात करूं यहां पर घंटे की बात करिए 1 से 5 1 से 5 की बात कर रहे हैं, कक्षा 1 से 5 तक। बात करेंगे 6 से 8 तक। अगर बात करेंगे जो भी आपका क्वेश्चन आएगा कक्षा 8 तक ही आएगा, क्योंकि आपकी RTE अधिनियम जो है उसमें केवल बात कक्षा 8 तक की ही बात की गई। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं से कोई संबंध नहीं है और ये क्वेश्चन आपके आएगा भी नहीं, बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन वहां पर नहीं आएगा। इस सब आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अगर बात करेंगे तो यहाँ शैक्षणिक घंटे, कार्य दिवस की बात करें, कार्य दिवस कितने होते हैं तो कार्य दिवस भी याद होना चाहिए। 1 से 5 में कितने कार्य दिवस होंगे, 6 से 8 में कितने कार्य दिवस होंगे? 1 से 5 में होंगे यहाँ पर 800 घंटे और 7 में 200 कार्य दिवस। इसी तरह से 6 से 8 में होंगे यहाँ पर 1000 घंटे होंगे और कार्य दिवस होंगे 220 कार्य दिवस। ये अलग अलग है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा यहाँ पर 800 घंटे। तो एक वर्ष में कम से कम 800 घंटे पढ़ाई वहां पर होनी चाहिए और 200 दिन स्कूल वहां पर खुलना चाहिए और 220 दिन यहाँ पर कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए वहां पर खुलना चाहिए। तो ये विस्तार से है। इस धारा के अनुसार, धारा 25 के अनुसार धारा है, आपको यहाँ पर ध्यान देनी। इससे पहले कौन सी धारा आई थी? धारा पूरी आपको यहां पर ध्यान देनी है, कौन सी धारा में क्या है। तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 25 के अनुसार शिक्षण के लिए एक अध्यापक को सप्ताह में न्यूनतम 45 घंटे पढ़ाना होगा, जिसमें शिक्षण कार्य के साथ साथ उसमें उसके तैयारी घंटे भी इसमें शामिल होते हैं।
तो ये नंबर एक। तो और न्यूनतम शैक्षणिक घंटे कार्य दिवस कितने हैं? तो 1 से 5 तक के लिए है 800 शैक्षणिक घंटे और 200 कार्य दिवस। कितने? 200 कार्य दिवस यहां पर है। और कक्षा 6 से 8 तक 1000 शैक्षणिक घंटे और यहां पर कार्य दिवस है यहां पर 220। ये दोनों आपको यहां पर ध्यान होगा। और सप्ताह की बात करेंगे, सप्ताह में कितने? तो सप्ताह में एक शिक्षक को यहां पर 45 घंटे यहां पढ़ाना होगा। 45 घंटे में इसमें दोनों ही शामिल है, शिक्षण कार्य भी शामिल है और उसके तैयारी के घंटे भी इसमें शामिल है। दोनों ही इसमें शामिल होते, अलग अलग नहीं है। क्वेश्चन आ चुका है 2016 के एग्जाम में। इसमें अलग अलग आया था। एक तो आया था 45 घंटे, यहां पर आया था 45 घंटे तैयारी के घंटे शामिल नहीं है, तैयारी के घंटे सेक्शन का तैयारी घंटे शामिल नहीं है, लेकिन दूसरा यहां पर भी आया था। तो इसमें दोनों ही शामिल है, शिक्षण के और अपने पढ़ाने जाने से पहले, अपने रूपरेखा बनाने से पहले वाले घंटे भी इसमें दोनों में ही शामिल है इसमें। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे जरूर बोल देना, बीच में लाइव कक्षा में कोई समस्या आए तो मुझे जरूर बता देना। ठीक है, बाकी मैं लास्ट में आपसे बात कर लूंगा। अगला क्वेश्चन क्या है? शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 38 के तहत, देखो यहां पर धारा 38 के तहत राजस्थान सरकार ने किस नियम को बनाया है? आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 38 के तहत सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वो आरटीआई अधिनियम 2009 के तहत कौन सा भी नियम बना सकती है। तो इसी धारा का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार ने कौन सा नियम बनाया है? तो यहां पर है कि यहां पर अलग अलग नियम है। राजस्थान शिक्षा सुधार नियम 2011, तो ये अलग अलग नियम है। तो इसका सही आंसर क्या है? ये है आपका राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 को यहां पर बनाया गया है। ये यहां पर ध्यान देना, किसका प्रयोग करते हुए? धारा 38 का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार ने राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 बनाया है, जिसको 1 अप्रैल 2011 को लागू किया गया। 1 अप्रैल 2011 को लागू किया गया। और इसमें कुल मिलाकर कितने, यहां पर बात करें 29 नियम है। इसमें कुल कितने नियम है? इसमें 29 नियम है, जिसमें मैंने आपको यहां पर 7वें नियम की बात की थी। अगर आपको पता होगा तो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि इस नियम के 7वें नियम में क्या बात की गई है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। पूरा ही यहां पर पांचों टॉपिक यहां पर संपूर्ण यहां पर अध्ययन यहां पर आपको करना होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 38 के तहत क्या किया गया है? तो प्रदेशों का प्रयोग करते हुए, किसका? उसका प्रयोग करते हुए, अपना जो पावर का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार ने राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 बनाया है, जिसकी अधिसूचना 29 मार्च 2011 को जारी की गई थी और जिसे राज्य में 1 अप्रैल 2011 को लागू किया गया। ये दोनों ही आपको यहां पर ध्यान देना है। धारा 38 का प्रयोग करते हुए राजस्थान में इसकी अधिसूचना 29 मार्च 2011 को, ये कंफ्यूजन मत होना, ये अधिनियम 2009 नहीं है, इसके तहत 38 के तहत इसका गठन किया गया, जिसकी 29 मार्च 2011 को इसकी अधिसूचना जारी की गई और राज्य में 1 अप्रैल 2011 को इसको लागू किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर की स्थापना कब की गई थी? अगर बात करेंगे इस धौलपुर स्कूल की, तो यह स्वतंत्रता के बाद में स्थापित होने वाला प्रथम स्कूल है। स्वतंत्रता के बाद में स्थापित होने वाला ये प्रथम स्कूल है। इससे पहले जो जितने स्कूल हुए थे, ये 5वां स्कूल है। कौन सा है? 5वां स्कूल है। इससे पहले 4 स्कूल और थे, तो इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई 16 जुलाई 1962 को। 16 जुलाई 1962 की इसकी स्थापना की गई थी और भारत में स्वतंत्रता के बाद में प्रथम स्थापित ये स्कूल है। ये 5वां स्कूल है, मिलिट्री स्कूल। इसकी बात करेंगे तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर 5वां राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों में 5वां और सबसे नया स्कूल है। इसे 16 जुलाई 1962 को स्थापित किया गया था और इस स्वतंत्रता के बाद में स्थापित एकमात्र राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है। इसे धौलपुर के तत्कालीन जो महाराज थे 1962 में, उदयबान सिंह ने अपनी संपत्ति दान की थी, शाही महल को दान किया था उदयबान सिंह ने। तो शाही महल में ही इसकी स्थापना 16 जुलाई 1962 को यहां पर की गई थी। यह भी बात आपको यहां पर ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 के नियम 28 के अनुसार राज्य सलाहकार परिषद में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होंगे? देखो यहां पर 2011 की बात करें, अगर आप शुरू से कक्षा देख रहे होंगे तो आपको यहां पूरा आपको यहां समझ आ जाएगा और आपका एक भी क्वेश्चन बाहर यहां से निकलने वाला नहीं है। एक भी क्वेश्चन आपका यहां से बाहर निकलने वाला नहीं है, पूरे क्वेश्चन मैंने यहां से लिए हैं। तो यहां पर इसमें कुल यहां पर 29 नियम है। 29 नियम में से 28वें नियम में कहा गया है कि यहां पर राजस्थान में इसके तहत एक राज्य सलाहकार परिषद होगी, एक राज्य सलाहकार परिषद होगी और साथ में ही एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद होगी। नियम 28 में कहा गया है कि राज्य सलाहकार परिषद होगी, जिसमें एक अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होंगे? तो मैंने कहा था कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में 15 सदस्य होंगे और राज्य सलाहकार परिषद में कितने होंगे? तो इसमें भी आपके 15 सदस्य होंगे। तो एक तो अध्यक्ष प्लस आपके 14 सदस्य, ये आंसर आपका यहाँ पर 14 होगा। दोनों में ही समान यहाँ पर आपके होते हैं। तो यहाँ पर ये आपके सलाहकार परिषद है, जिसमें एक अध्यक्ष 14 सदस्य इसमें यहाँ पर होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है?
निपुण भारत मिशन का लक्ष्य किस वर्ष तक पूरा किया जाएगा? निपुण भारत मिशन, अब निपुण भारत मिशन की बात करेंगे तो यहां पर सभी के लिए बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने के लिए बालक बालिकाओं के लिए इस मिशन का आरंभ किया गया और निपुण भारत मिशन के तहत 2030 तक संपूर्ण भारत में साक्षरता संपूर्ण पहुंचानी है। इसके लिए निपुण भारत मिशन लागू किया गया, लेकिन किस वर्ष तक पूरा किया जाएगा, बात की किस वर्ष तक समाप्त हो जाएगा निपुण भारत वर्ष, तो ये आपके 2026 में यहां पर समाप्त हो जाएगा। निपुण भारत की बात करेंगे तो शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी निपुण भारत के मिशन की शुरुआत 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत मिशन की शुरुआत हुई थी और जिसका लक्ष्य क्या है, 2026 इसका लक्ष्य है ताकि बच्चे वहां पर स्कूल जा सके। इसका उद्देश्य ये है कि 2030 तक से पहले सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। प्राथमिक शिक्षा, एक बात हो ध्यान देना, 2-3 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसमें आपको अगर किसी क्वेश्चन में माध्यमिक उच्च माध्यमिक का प्रयोग होगा तो वहां से बिल्कुल गलत होगा। आपके दोनों में ही केवल प्रारंभिक और उच्च प्रारंभिक शिक्षा की बात होगी, माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बात बिल्कुल नहीं होगी। तो इसमें भी आपकी प्रारंभिक शिक्षा की बात है, तो बहुत से क्वेश्चन अपने कॉमन सेंस के अनुसार आपको यहां पर सही करने हैं। ठीक है, कॉमन सेंस के अनुसार आपको यहां पर सही करने हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 25 के अनुसार शिक्षण के लिए एक अध्यापक को एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे शिक्षण कार्य कराना अनिवार्य होगा? तो ये पहले भी आ चुका है कि धारा 25 के अनुसार, पहले धारा याद नहीं थी, धारा यहां पर याद करना, धारा 25 के अनुसार पहले आ सकता है कि यहां पर कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा में क्या उल्लेख है, धारा 25 में क्या उल्लेख है, तो इसमें उल्लेख है कि यहां पर शिक्षक को 45 शिक्षण एक सप्ताह में 45 घंटे, नहीं कि 25 में देखो 25 में 5 है और 45 में क्या है 5, तो धारा में 5 दोनों में मिलान हुआ है 5-5, तो इससे आपको यहां पर मिलान आपको यहां पर हो जाएगा। कितना 25 में 5 है, 45 में 5 है, तो 25 की धारा में क्या है, 25 में है कि 45 घंटे पढ़ना हुआ है एक सप्ताह में और आपको एक साल में 200 अगर बात करेंगे तो कार्य दिवस होंगे, 1 से 5 तक पढ़ना होगा यहां पर 800 घंटे और 6 से 8 तक पढ़ना होगा यहां पर 1000 घंटे। ये अलग अलग यहां पर है। अगला क्वेश्चन क्या है, कितना यहां पर धारा 25 में आपको यहां दे रखा है कितने, इसमें न्यूनतम 45 घंटे होंगे जिसमें यहां पर तैयारी घंटे भी उसमें शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में 9 बैग डे की शुरुआत कब हुई थी? राजस्थान में 9 बैग डे की शुरुआत कब हुई थी? एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, अगर पता होगा तो यहां पर दूसरे और चौथे, हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को 9 बैग डे दिवस मनाया जाता है, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे, पूरे स्कूल नहीं, कक्षा 1 से 12 तक के विद्यालयों के लिए लागू नहीं है, ये केवल 9 बैग डे कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों के लिए लागू है, जिनके लिए शुरुआत की गई थी। अगर आपको पता होगा तो इसमें 20 फरवरी 2020 को इसकी शुरुआत, यहां पर 20 फरवरी 2020 को इसकी शुरुआत की 9 बैग डे की, ताकि इसका उद्देश्य था कि यहां पर जो छात्रों में यहां वस्तुओं से मुक्ति दिलाना और उनकी शिक्षा में गैर शैक्षणिक गतिविधियों को महत्व प्रदान करना, कि उनकी जो 2024-25 से हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को 9 बैग डे मनाया जाता है, जिसका मतलब यह है कि पढ़ाई के साथ साथ अब बच्चों में दूसरी गैर शैक्षणिक एक्टिविटी भी कराना, जैसे मेहंदी प्रतियोगिता है, कोई खिलवाना, कोई अलग अलग उनकी एक्टिविटी कराना, मतलब हर शनिवार, दूसरे शनिवार को और चौथे शनिवार को बच्चों में पढ़ाई के अलावा दूसरी एक्टिविटी कराना ही इसका यहाँ पर उद्देश्य था। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। साथ में और एक क्वेश्चन भी है, अब यहाँ पर आप बताओ, एक क्वेश्चन होने के बाद में आपके पास कितनी धारा है? देखो यहाँ पर ध्यान देना, पहले बात करते हैं यहां पर, देखो नंबर 1 हुई धारा 25, कौन सी, यहां पर नोट करते जाओ आप, धारा 25 हुआ, धारा 25 में क्या है, यहां 45 घंटे। ठीक है, इसी तरह से आगे बात करेंगे, देखो यहां पर पूरी आपको यहां पर याद नहीं, नियम 28 में क्या है, दो नियम के 28 में क्या है, ये आपको यहां पर राज्य सरकार परिषद में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होंगे ये दे रखे हैं आपके, नियम 28 में क्या होगा। इसी तरह से बात करेंगे आगे पूरी, ये 38 में क्या है, 38 में आपके राजस्थान अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 है, ये पूरी धारा है आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए। ये कितने शैक्षणिक घंटे, धारा 25 के अनुसार इतने घंटे हैं यहाँ पर, ये पूरे यहाँ पर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये पूरे जो आपको मैंने यहाँ बताया जी। धारा 33 में संबंध किससे, धारा 33 का संबंध किससे, राज्य सरकार परिषद का गठन होगा इसमें धारा 33 के तहत। ये पूरे यहाँ पर धारा 33 का संबंध किससे, 1 से 5 तक कितने, नियम 7 के अनुसार, नियम 7 के अनुसार जो बच्चों के जो विद्यालय है वो 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किए जाएंगे, कक्षा 1 से 5 तक, नियम 7 के अनुसार। ये पूरे नियम जो आपको यहाँ बताए पूरी आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। आगे प्रश्न की शुरुआत करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की शुरुआत, आगे चलो। यहाँ पर राजस्थान में उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान कहां पर स्थित है? राजस्थान में उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान कहां पर स्थित है? राजस्थान में उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान
इसके दो अलग अलग काम होते हैं। उच्च अध्ययन संस्थान की बात करेंगे तो यहाँ पर बीकानेर और अजमेर, यानी कि बीकानेर और अजमेर में यहाँ पर उच्च शिक्षण संस्थान स्थापित है। कहां पर है? बीकानेर अजमेर में दो जगह है जिनका उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान में दो तरह का नियंत्रण होता है। एक तो होता है प्रशासनिक नियंत्रण। बहुत सी बार आ चुका है कि उच्च शिक्षण संस्थानों का प्रशासनिक नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, और साथ में इनका अकादमिक नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। अकादमिक नियंत्रण एक है प्रशासनिक नियंत्रण, एक है अकादमिक नियंत्रण, किसके द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत सी बार आ चुका है। तो उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान बीकानेर अजमेर में जिनका प्रशासनिक नियंत्रण तो किया जाता है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा बीकानेर के द्वारा, और अकादमिक नियंत्रण किया जाता है यहाँ पर कॉलेज शिक्षा निदेशालय जयपुर के द्वारा। तो इनका अलग अलग यहाँ पर इनका नियंत्रण किया जाता है। तो प्रशासनिक किसके द्वारा? माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के द्वारा, और अकादमिक कॉलेज शिक्षा निदेशालय जयपुर के द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है। अगला है, राजस्थान राज्य को कितने पीएम विद्या डीटीएच टीवी चैनल आवंटित किए गए हैं? राजस्थान में कितने आवंटित किए गए हैं पीएम डीटीएच चैनल, जिसके माध्यम से अब बच्चों को पढ़ाई हो सके? तो यहां पर राजस्थान को यहां पर कुल 5 डीटीएच चैनल यहां पर आवंटित किए गए। कितने? 5 पीएम डीटीएच चैनल यहां पर आवंटित किए गए। कितने? यहां पर 5 पीएम डीटीएच चैनल आवंटित किए गए हैं, जिनके माध्यम से क्या होता है, इनके माध्यम से कक्षा 1 से 12 के जो बच्चे हैं उनको यहां पर शिक्षा की दी जाती है, जिसके द्वारा कक्षा 1 से 12 तक के लिए इन 5 चैनलों को ट्रायल उपरांत 29 जुलाई 2013 से दूरदर्शन पर शुरू किया गया। किस पे? दूरदर्शन पर शुरू किया गया, जिसके तहत 9 मार्च 2024 से इनका प्रसारण 24 घंटे किया जा रहा है और 7 दिन किया जा रहा है। कभी भी छुट्टी नहीं, 7 दिन इसका प्रसारण हो रहा है, 24 घंटे यहां पर हो रहा है डीटीएच चैनल का एपीएम के माध्यम से। तो दूरदर्शन कौन कौन से, देखो यहां पर बताता हूं आपको कौन कौन चैनल है। देखो यहां पर अलग अलग चैनल, 5 विद्या चैनल है यहां पर अलग अलग, ठीक है। इसी तरह से शिक्षा वाणी कार्यक्रम की नोडल एजेंसी कौन है? शिक्षा वाणी कार्यक्रम जो राजस्थान में चलाता है, शिक्षण वाणी कार्यक्रम जो चलाता है उसकी नोडल एजेंसी कौन है? तो वो है आरएससी सीआरटी उदयपुर, इसके यहाँ पर नोडल एजेंसी है। कौन है? यहाँ पर आरएससी यहाँ पर नोडल एजेंसी है, ठीक है। शिक्षा राजस्थान में शिक्षा वाणी कार्यक्रम की शुरुआत विद्यार्थियों को घर बैठे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए की गई थी, और कोविड-19 के दौरान विद्यार्थियों में शिक्षण व्यवस्था बाधित होने के कारण एक कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से शुरू किया गया है। इसकी आरंभ तिथि क्या है? 11 मई 2020 से इसकी शुरुआत की गई। किसकी? शिक्षा वाणी कार्यक्रम की। और इसका वाक्य क्या है? इसका वाक्य बहुत सी बार आ जाता है कि शिक्षा वाणी कार्यक्रम का आदर्श वाक्य क्या है कि प्यारे बच्चे कान लगाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। ये आदर्श वाक्य इसका, किसका? शिक्षा वाणी कार्यक्रम का, ठीक है। शिक्षा वाणी कार्यक्रम किसके माध्यम से? यहां पर ध्यान देना, दो है, एक तो है पीएम जो डीटी चैनल है वो दूरदर्शन पर, किस पर? दूरदर्शन पर टीवी पर होते। और जो शिक्षा वाणी कार्यक्रम है, वो जो शिक्षा वाणी कार्यक्रम है ये एफएम, जो एफएम है, एफएम पर यानी कि मतलब जो एफएम रेडियो पे ये आपके प्रकाशित यहां पर होते हैं, रेडियो पर ये प्रकाशित यहां पर होते हैं। देखो 5 चैनल है, आरजे 148 पर, अभी जो आपका एफएम चैनल है उस पर आरजे 148 लगाएंगे तो उस पर कक्षा 1 से 2 के लिए जो पढ़ाई के संबंधित वहां पर जो वहां पर आवाज आती है, वहां पर पढ़ाते हैं अलग अलग बच्चों की बात, वहां से बात करते हैं। आरजे 149 पर कक्षा 3 से 5 के लिए बच्चों के लिए आते, आरजे 150 पर कक्षा 6 से 8 तक के लिए आते, आरजे 151 पर कक्षा 9 से 110 के लिए, और आरजे 152 पर कक्षा 11 से 12 के लिए। जिनके कार होगी, जिनके कार है तो कार में तो नेसेसरी एफएम आता है, एफएम रेडियो आता है। तो उस एफएम रेडियो में अगर हम कभी भी वहां पर चैनल लगाएंगे आरजे 148 तो उस पर कक्षा 1 से 2 के लिए बच्चों के लिए पढ़ाई से संबंधित सामग्री वहां पर आती है। इसी तरह से आरजे 149 पर कक्षा 3 से 5 तक के लिए ये सब आपके सुमेलित वाले आते हैं, इनको सुमेलित कीजिए। सुमेलित वाले ये आते हैं कि सुमेलित कीजिए इन चैनलों को, तो ये यहाँ पर आपको सुमेलित यहाँ पर करना है, ठीक है। यहाँ शुरुआत आपको यहाँ पर करनी है। अगला क्वेश्चन क्या है? कक्षा 9 से 12 तक के लिए किस प्रकार की समिति का गठन किया गया? कक्षा 9 से 12 तक देखो अलग अलग समितियां होती है। एक समिति होती है कक्षा 1 से लेकर 8 तक, एक होती है 9 से लेकर 12 तक। 1 से लेकर जो 8 तक जो समिति होती है वो होती है विद्यालय प्रबंध समिति। कौन सी? एसीएमसी। एसीएमसी मतलब विद्यालय प्रबंध समिति, विद्यालय प्रबंध समिति। एक कक्षा 1 से लेकर 8 तक की होती है। दूसरी होती है एसडीएमसी। एसडीएमसी मतलब 3 शब्द है तो छोटे कक्षा के लिए, 4 शब्द है तो बड़ी कक्षा के लिए। इस बात ध्यान रखना, ये बड़ा थोड़ा शब्द है तो छोटे कक्षा के लिए, बड़ा शब्द है एसडीएमसी में 4 शब्द है तो बड़ी कक्षा के लिए। तो 9 से 12 तक के जो बच्चों के लिए यहाँ पर विद्यालय विकास प्रबंध समिति का गठन किया जाता है 9 से 12 तक कक्षा के लिए। तो इसमें यहाँ पर आपको ध्यान देना है, 2 अलग अलग यहाँ पे समितियां होती है। जिससे पहले क्वेश्चन आपके आया भी था कि विद्यालय प्रबंध समिति में कौन शामिल नहीं होता है, जिससे मैं बताया था शिक्षा मंत्री इसमें शामिल नहीं होता है। अगर बात करेंगे देखो
राज्य सरकार ने 21 जनवरी 2016 को आदर्श विद्यालय योजना के तहत इन समितियों का गठन किया था। कब किया था? इन दोनों समितियों का गठन कब किया? 21 जनवरी 2016 को आदर्श विद्यालय योजना के तहत आदर्श विद्यालय योजना चलाई थी, उसके तहत इनका गठन किया गया था। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया गया और साथ में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी बच्चों के लिए विद्यालय विकास और प्रबंध समिति का यहाँ पर गठन किया गया था। ये बात यहाँ पर आपको ध्यान देनी है। कब से किया गया? 2016 से इनका गठन किया गया। अभी आदर्श विद्यालय खत्म कर दिए, पहले प्रत्येक विद्यालय के सामने आदर्श विद्यालय लिखा गया था, लेकिन अब आदर्श विद्यालय हटा दिया गया है। लेकिन ये जो योजना है ये अभी भी संचालित हो रही है और आगे भी संचालित होती रहेगी, क्योंकि ये बहुत अच्छी योजना है। इसके माध्यम से पूरी पारदर्शिता यहाँ पर होती है। अगला, राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2009 में कुल कितने अध्याय हैं? देखो यहां पर है राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011। इसका निर्माण कब किया गया? इसका निर्माण धारा 38 के तहत इसका निर्माण किया गया था। RTE एक्ट 2009 के तहत धारा 38 का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार ने राजस्थान बाल शिक्षा अधिकार नियम 2019 का गठन किया गया था, जिसमें कुल कितने यहाँ पर अध्याय है? अध्याय आपके यहाँ पूछे गए हैं। तो अगर बात करेंगे तो टोटल आपके यहाँ पर 10 अध्याय है। अब 10 अध्याय है और साथ में इसमें 10 अध्याय के साथ 29 इसमें नियम है, 29 नियम है और यहाँ 10 अध्याय है। देखो यहाँ पर ये 10 अध्याय पूरे याद होने चाहिए कि पहले अध्याय में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, चौथे में क्या है, पांचवें में क्या है, छठे में क्या है, सातवें में क्या है, आठवें में क्या है, नौवें में क्या है और 10वें में क्या है। पूरे अध्यायों के बारे में आपको पता होना चाहिए। नियम देखो, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 38 का शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार ने राजस्थान राज्य निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार से संबंधित नियम बनाया, जिसका नाम क्या है? अधिकार नियम 2011 है। इसकी अधिसूचना 29 मार्च 2011 को जारी की गई थी, इस नियम 2011 की, और जिसे राज्य में 1 अप्रैल 2011 को लागू किया गया था। इसमें कुल 10 अध्याय है। 10 अध्याय में अध्याय 2 में विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया जाएगा, जो कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए देखरेख करेगी। ठीक है, इसी तरह से इसमें बात करेंगे, यह अलग अलग है। अध्यापक का जो उल्लेख है अध्याय 6 में अध्यापकों का उल्लेख है कि अध्यापक कितने होंगे। विद्यालय उत्तरदायित्व का उल्लेख 5 में है। इसी तरह से शिकायतों का निवारण अध्याय 8 में। तो ये आपको यहाँ पर पूरे के पूरे यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर आपसे कोई बोले कि इंपोर्टेंट कौन है, तो यहाँ पर सभी ही यहाँ पर इंपोर्टेंट होंगे, यहाँ पर सभी ही यहाँ पर इंपोर्टेंट होंगे। इस बात को यहाँ पर जानना कि आप बोलोगे इसको याद कर लो, इसको याद कर लो, नहीं। अभी ये 10वीं 12वीं कक्षा का समाप्त हो चुके, अब सभी आपको यहाँ पर याद करने होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो यहाँ पर, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान परिषद की स्थापना किसकी सिफारिश पर हुई थी? तो ये हुई थी मल्होत्रा समिति। कौन सी? मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद की स्थापना यहाँ पर की गई थी। अगर बात करेंगे तो इसका जो गठन हुआ था, कब हुआ था? देखो यहाँ पर इसकी स्थापना राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद की स्थापना 11 नवंबर 1978 को इसकी स्थापना की गई थी, और जिसकी स्थापना मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी। अगला क्वेश्चन, RTI 2009 के तहत निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के लिए राजस्थान में गैर सरकारी विद्यालयों को अपनी एंट्री लेवल कक्षा की 25% सीट पर दुर्बल वर्ग व असुविधाग्रस्त समूह के बच्चों को प्रवेश और फीस पुनर्भरण की प्रक्रिया को किस सत्र से ऑनलाइन की शुरू किया गया? तो 25% जो प्रवेश देते हैं जो निजी विद्यालय, वो 25% की सुविधा है वो कब से शुरू की गई है? ऑनलाइन रूप से। यहां पर है कि ऑनलाइन जो सुविधा कब से शुरू की गई है? RTI अधिनियम 2009 के तहत। तो अगर बात करेंगे तो यहां पर यहां से जो आपकी शुरू की गई है वो 2014-15 से यहां पर शुरू की गई है। इसके तहत निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत राजस्थान में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। यहां पर कंफ्यूजन आपको बिल्कुल यहां पर नहीं होना है। देखो यहां पर आ गया 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। अब देखो लागू क्या हुआ? ये RTI अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, लेकिन यहां पर एक होता है नियम 2011। जो नियम 2011 है वो कब लागू हुआ? वो लागू हुआ था 1 अप्रैल 2011 को। ये अलग है, ये अलग है। ये 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। ये राजस्थान में जो लागू हुआ था यहां पर हुआ था। इसके अनुसार इस अधिनियम की धारा, इसमें जो भी प्रयोग, इस RTI अधिनियम में जो भी प्रयोग होगा उसमें धारा का ही प्रयोग होगा, और जो इसमें नियम 2011 में जो प्रयोग होगा उसमें नियम का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? नियम का प्रयोग होगा। और इसमें RTI अधिनियम 2009 में केवल धारा का ही प्रयोग होगा। जैसे धारा 12(1) ग के अनुसार 12(1) ग के अनुसार गैर सरकारी विद्यालयों में अपनी एंट्री लेवल कक्षा की 25% सीट पर दुर्बल वर्ग व सुविधाग्रस्त बच्चों को प्रवेश देना होगा। मतलब जो 2.5 लाख से जिनकी इनकम कम है उन सभी को यहां पर दुर्बल वर्ग में शामिल किया गया है। इस बात को यहां पर ध्यान देना है। ठीक है,
ये पूरा ये धारा, अगर आपके धारा आती है तो धारा आपके हमेशा इसकी ही आएगी 2 और 9 की, और जो नियम आएगा वो अधिनियम 2011 के नियम के अनुसार ही आपके यहाँ पर नियम आएगा। दोनों में आपका कंफ्यूजन यहाँ पर दूर हो गया होगा। ठीक है, यहां तक कक्षा 8 तक, कक्षा 1 से लेकर 8 तक निःशुल्क शिक्षा देनी होगी प्रत्येक प्राइवेट स्कूल को 25% बालकों को, धारा 12(1)(ग) के अनुसार। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का मुख्यालय कहां पर स्थित है? राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, अगर आपको पता हो राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल यहाँ पे किताबों को छापता है, ये अलग अलग काम करता है। यहाँ पता होगा तो इसका जो मुख्यालय है वो जयपुर में एक डूंगरी है, जलाना की डूंगरी आता है बहुत सी बार क्वेश्चन भी आता है जीके में कि जलाना की डूंगरी कौन से जिले में, तो ये जयपुर में, और जलाना की डूंगरी में ही राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक का मुख्यालय है। इसकी स्थापना कब की गई थी? राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की जो स्थापना है वो 1973 के एक प्रशासनिक आदेश से इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी। ठीक है, प्रशासनिक आदेश के माध्यम से स्थापना की गई थी। तो 29 दिसंबर 1973 को इसका पंजीकरण हुआ और 1 जनवरी 1974 को यह संस्था सक्रिय हुई, यानी कि एक तरह से काम करना प्रारंभ कब किया? तो 1 जनवरी 1974 से इसने काम करना प्रारंभ किया। और यह पंजीकृत कब हुई थी? पंजीकृत 29 दिसंबर 1973 को यह पंजीकृत हुई थी। और इसका जो पंजीकरण है सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में इसको पंजीकृत किया गया है, स्वायत्त निकाय के रूप में इसको पंजीकृत किया गया है। तो राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के बारे में पूरा आपको यहां पर याद होना चाहिए कि राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल को यहां पर 1958 की सोसाइटी अधिनियम की धारा द्वारा यहां पंजीकृत किया गया है और इसकी स्थापना 1973 में की गई और यह सक्रिय रूप से 1 जनवरी 1974 में सक्रिय हुई। 1 जनवरी 1974 में सक्रिय यहां पर हुई थी, यह भी बात आपको यहां पर ध्यान देनी है। आगे बात करते हैं अगला, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना के तहत यूनिफॉर्म की सिलाई के लिए प्रति विद्यार्थी कितनी राशि स्वीकृत की गई है? अब देखो यहां पर सिलाई के लिए बात है, यूनिफॉर्म तो सरकार देगी, प्रत्येक विद्यालय को निःशुल्क यूनिफॉर्म सरकार देगी, लेकिन बच्चे इतने गरीब है कि बच्चे उनकी सिलाई भी नहीं करा सकते, इसलिए सरकार उन बच्चों के लिए ऑनलाइन खातों में पैसा कितने देगी? तो यहां पर बात आती है 200 रुपए। कितने रुपए? 200 रुपए सरकार प्रत्येक बच्चे के 1 से 8 तक के बच्चे, जो यूनिफॉर्म योजना है वो कक्षा 1 से 8 तक के अभ्यर्थियों के लिए है। कितने? कक्षा 1 से 8 तक के लिए, ऐसा नहीं कि 9 से 12 तक है, नहीं 9 से 12 तक लेंगे, 1 से 8 तक आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो 1 से 8 तक के लिए ही आएंगे। तो यूनिफॉर्म तो सरकार देगी, लेकिन बच्चों में इतनी भी क्षमता नहीं कि उनको सिला सके, इसलिए सरकार प्रत्येक विद्यार्थियों को यहाँ पर 200 रुपए देगा और 200 रुपए जो जाएंगे वो कैश नहीं दिए जाएंगे, वो ऑनलाइन उनके खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे, डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से वहां पर उनके खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। सिलाई के लिए पैसे दिए हैं, जैसे सिलाई तो बहुत महंगी है, 700-800 में सिलते, लेकिन सरकार 200 रुपए यहाँ पर दे रही है। ठीक है, यहां पर देखो कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना का शुभारंभ तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा यानी कि अशोक गहलोत के द्वारा 29 नवंबर 2022 को किया गया था। यानी कि निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना का शुभारंभ कब हुआ? 29 नवंबर 2022 को इसका शुभारंभ हुआ था कक्षा 1 से 8 तक के लिए, जिसमें प्रति विद्यार्थी 200 रुपए यहां पर दिए जाते हैं, 200 रुपए यहां पर दिए जाते हैं। ठीक है, अगला है विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक वर्ष में कितनी बार अनिवार्य रूप से की जाएगी? विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक वर्ष में कितनी बार? तो अगर बात करेंगे तो यहां पर वर्ष की जगह यहां पर आपके 6 माह में आ सकता है, यहां आपके माह में आ सकता है कितने माह में। अगर बात करेंगे तो कम से कम 3 माह में 1 बार, 6 माह में 2 बार, वर्ष में 4 बार कम से कम बैठक होगी। कितनी बार? 4 बार बैठक होगी। और कब कब होगी? कब होगी तो ये याद होना चाहिए। एक तो होगी आपके स्वतंत्रता दिवस पर। कब होगी? स्वतंत्रता दिवस पर, मतलब कब? 15 अगस्त को। 15 अगस्त को नंबर 1 बैठक होगी। दूसरी कब होगी? गणतंत्र दिवस पर। गणतंत्र दिवस कब आएगा? 26 जनवरी को इसकी बैठक होगी। तीसरी बैठक कब होगी? तीसरी बैठक यहां पर होगी, यहां पर अलग अलग बैठक होती है। तीसरी होगी गांधी जयंती पर। गांधी जयंती कब आएगी? 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को होगी। और चौथी बैठक कब होगी? मजदूर दिवस पर या फिर किसी विशेष आपके पूर्णिमा या अमावस्या के दिन। तो 4 बैठकें इसकी यहां पर होगी विद्यालय प्रबंध समिति की। ध्यान देना एक बार, 2 बैठकें, एक तो भाई एसीएमसी और एक एसडीएमसी, 2 संस्थाएं हैं। ये तो है विद्यालय प्रबंध समिति, एक है विद्यालय विकास प्रबंध समिति। तो विद्यालय विकास प्रबंध समिति ये कक्षा 9 से 12 तक होती है। तो कक्षा 9 से 12 तक आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा वो आएगा विद्यालय प्रबंध समिति का ही क्वेश्चन यहां पर आएगा। और विद्यालय प्रबंध समिति का उल्लेख कौन से अध्याय में है ये आपको बताना है। मैंने कहा था कि आपके अधिकार अधिनियम नियम 2011 में कुल 10 अध्याय है और 10 अध्याय में से पहले में है आपकी क्या है? परिचय। दूसरे में क्या है? तीसरे में क्या है? चौथे में क्या है? ये सब आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो एसएमसी का प्रोग्राम किसमें? तो यहाँ पर 4 बैठकें होती है। तो इसकी धारा
धारा के तहत सभी विद्यालयों में विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया जाएगा। धारा 21 के तहत इसका क्या गठन किया जाएगा? विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया जाएगा, जिसकी बैठक वर्ष में क्या होगी? मतलब 2 साल में एक बार इसकी, मतलब दोबारा जो सदस्य भी है तो 2 साल में उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। 2 साल का कार्यकाल रहता है। विद्यालय प्रबंध समिति में जितने भी सदस्य हैं उनका कार्यकाल 2 साल का ही होता है और 2 साल के बाद उनका पुनर्गठन किया जाता है। और इसकी बैठक 4 बैठकें होती है। 4 बैठकें होती है कौन कौन सी दिन में? स्वतंत्रता दिवस पर, गणतंत्र दिवस पर, गांधी जयंती पर, मजदूर दिवस या अमावस्या के दिन। और इसकी 3 माह में कम से कम एक बैठक होना आवश्यक है। कम से कम एक बैठक तो 3 माह में एक बार होगी और साल में यहाँ पर 4 बैठक होना यहाँ पर आवश्यक है। ठीक है, धारा 21 के तहत यहाँ पर गठन किया जाता है। अगला है प्रारंभिक शिक्षा का क्या अर्थ है? जैसा कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में परिभाषित है। परिभाषा के अनुसार शिक्षा आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का क्या अर्थ है? कक्षा 1 से 5 तक या कक्षा 1 से 8 तक, इन दोनों में कंफ्यूजन होंगे तो यहां पर ध्यान देना। प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है यहां पर है कक्षा 1 से लेकर 8 तक। अब बहुत सी बार जो विद्यालय होते हैं कक्षा 1 से 8 तक उनको बोलते हैं उच्च प्राथमिक विद्यालय। क्या बोलते हैं उनको? उच्च प्राथमिक विद्यालय वहां पर बोलते हैं। और इनको बोलते कक्षा 1 से 8 5 तक बोलते हैं प्राथमिक विद्यालय। तो इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं बहुत सी बार कंफ्यूजन यही होता है कि इसमें जो प्रारंभिक शिक्षा का मतलब क्या होता है? 1 से 5 की कक्षा। लेकिन यहां पर बात करेंगे तो इसमें परिभाषा के अनुसार इसमें प्रारंभिक शिक्षा आती है कक्षा 1 से 8 तक की सभी की शिक्षा यहां पर इसमें आती है। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो ये आपके यहां पर दे रखा है कि इसमें धारा यहां पर ये है कि इसमें जो अधिनियम जो आपके अधिनियम 2009 है इसकी धारा 2 में यहां पर इसकी परिभाषाओं से संबंधित उल्लेख है। जितनी परिभाषाएं हैं आपके आरटीआई अधिनियम की धारा 2 में इसमें शामिल है। जितनी परिभाषाएं शामिल है आपकी आरटीआई अधिनियम 2009 में, उसमें धारा 2 में वहां पर सभी परिभाषाओं का वहां पर उल्लेख किया गया है। सभी परिभाषाओं का उल्लेख धारा 2 में यहां पर किया गया है। ठीक है, और धारा 21 में क्या है? धारा 21 में क्या है? 21 में आपको बताया था अभी विद्यालय प्रबंध समिति का वहां पर उल्लेख है। विद्यालय प्रबंध समिति का वहां पर उल्लेख किया गया है। धारा 38 में क्या है? धारा 38 में पता होगा राजस्थान सरकार ने राजस्थान प्रारंभिक जो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम नियम 2011 बनाया था। ये सब बता रहे हैं आपको, ध्यान रखेंगे। अध्याय आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यही आपके यहाँ पर काम आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 27 का संबंध किससे है? धारा 27 का संबंध किससे है? तो यहां पर देखो, यहां पर अलग अलग है तो यहां पर देखो, यहां पर है इसका आंसर क्या है? तो देखो धारा 27 में कहा गया है कि यहां पर प्रतिबंध किया गया है किसको? शिक्षकों को। शिक्षकों को गैर शिक्षित कार्यों में नियुक्त नहीं किया जाता कि गैर शिक्षित कार्यों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति पर प्रतिबंध लगाया गया है कि शिक्षकों को केवल किसमें? एक तो जनगणना में नियुक्त किया जा सकता है, या आपदा आ जाए, कोई राष्ट्रीय आपदा आ जाए, या फिर उनको, या फिर जो चुनाव के लिए। इन 3 कार्यों के अलावा शिक्षकों को किसी भी गैर शैक्षणिक कार्य में नियुक्त नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी करते हैं। तो इसमें 27 में कहा गया है कि शिक्षकों को यहां पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। तो इसमें कहा गया है धारा 27 में शिक्षकों को यहां पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। और भारत ने ये जो अधिनियम बनाया था वो 135वां देश था। इस अधिनियम को बनाने वाला भारत विश्व का 135वां देश था। इससे पहले भारत से पहले 2009 से पहले 134 देश पहले ही निःशुल्क शिक्षा का अधिकार बना चुके थे। लेकिन भारत के पास 2009 से पहले इतने संसाधन नहीं थे, इतना पैसा नहीं था कि बच्चों को, ऐसे तो शिक्षा 1947 से मुफ्त देना चाहिए था, लेकिन भारत के पास इतने संसाधन नहीं थे कि वो सबको मुफ्त यहाँ पर दे सके। तो यहाँ पर 10 वर्ष की जनगणना, आपदा, चुनाव, इनके अलावा किसी में उनको गैर शैक्षणिक कार्य में नियुक्ति नहीं किया जा सकता, लेकिन नियुक्ति भी करते हैं, बहुत से शिक्षक प्रतिनिधि भी जाते हैं। अगला है राजस्थान में शिक्षा दर्शन कार्यक्रम किस संस्था के द्वारा संचालित किया जाता है? शिक्षा दर्शन एक तो है शिक्षा दर्शन, एक आया था आपके शिक्षा वाणी। आपने पढ़ा होगा शिक्षा वाणी कार्यक्रम, उसमें अलग अलग चैनल थे, आरजे 148, आरजे 149, आरजे 150 ये थे उसमें। ये है आपके शिक्षा दर्शन। शिक्षा दर्शन वाले शिक्षा वाणी तो किस पे? एफएम पर, यानी रेडियो पे चलती है। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की बात करेंगे, राजस्थान सरकार का है, जो टीवी पे होता है, टीवी पर दिखाया जाता है। ये आपके पीएम की तरह। ये शिक्षा वाणी तो किस पे? रेडियो पे। किस पे? रेडियो पे होता है प्रकाशित। और शिक्षा दर्शन किस पे? टीवी पर। टीवी पर यह प्रकाशित यहां पर होता है। इन दोनों को यहां पर अंतर आपको यहां पर ध्यान देना है। ठीक है, राजस्थान सरकार कार्यक्रम है कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्यक्रम इसमें प्रदान करते होते। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1 जून 2020 की शुरुआत हुई थी और RAC उदयपुर द्वारा इसका प्रकाशित हो रहा है। शिक्षा वाणी भी दोनों, शिक्षा दर्शन और शिक्षा वाणी दोनों का जो प्रकाशन होता है वो आपके RAC उदयपुर को द्वारा इनका प्रकाशन यहाँ पर होता है। उदयपुर को द्वारा ही इसका प्रकाशन यहाँ पर हो रहा है। हाँ बिल्कुल, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझे बता देना सभी, है ना। कोई इशू हो तो, किसी को कोई इशू हो तो बता देना मुझे। 1 मिनट, किसी को कोई इशू हो तो
अभी नहीं है किसी को इशू। चले आगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि आरटीआई अधिनियम 2009 के तहत विद्यालय में कुल स्वीकृत पदों की संख्या का कितना प्रतिशत से अधिक शिक्षक पद रिक्त नहीं हो सकते। तो इसमें कहा गया है कि आपके एक विद्यालय में कम से कम 10% से अधिक शिक्षक के पद रिक्त नहीं होना चाहिए। कितने परसेंट? 10% से अधिक शिक्षक पद रिक्त नहीं होना चाहिए। इसके धारा 26 के अनुसार, किसके धारा 26 के अनुसार, धारा 26 के अनुसार कि विद्यालय में 10% से अधिक पद रिक्त नहीं होना चाहिए। अगला धारा ध्यान रखना, धारा क्या है? धारा यहां पर 26 आई है। पहले हमने 7 पढ़ ली, 21 पढ़ ली, 34 पढ़ ली, 32 पढ़ ली, 38 पढ़ ली, अलग अलग धारा यहां पर पढ़ ली। अब धारा क्या है आपके यहाँ? 26 के अनुसार पदों की संख्या कितनी परसेंट? 10% से अधिक रिक्त यहां पर नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम में कुल कितने नियमों का प्रदान किया गया है? तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें टोटल कितने नियम है। इसमें 29 नियम है और टोटल कितने अध्याय है? तो टोटल इसमें 10 अध्याय है। 10 अध्याय और टोटल इसमें यहां पर 3 नियम है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत शानदार। राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा में यहां पर कुल मिलाकर इसमें 10 अध्याय है और कुल इसमें 29 नियम है। 29 नियमों का प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन, गार्गी पुरस्कार वितरण योजना किस दिन आयोजित किया जाता है? ये तो सभी को पता है, बसंत पंचमी को। अब ये बताओ कि गार्गी पुरस्कार योजना कब से शुरुआत की गई? अगर बात करेंगे शुरुआत कब हुई और इसमें कितनी राशि दी जाती है, राशि कितनी दी जाती है और कौन कौन कक्षाओं को? तो राशि इसमें 3000 रुपए दी जाती है। कितने रुपए? 3000 रुपए दी जाती है 2 किस्तों में। 3000 11वीं में दी जाएगी और एक 3000 दी जाएगी आपको 12वीं कक्षा में। तो 11वीं और 12वीं कक्षा में 2 किस्तों में ये राशि यहां पर दी जाती है, बसंत पंचमी के दिन दी जाती है। और इसकी शुरुआत अगर बात करेंगे, इसकी शुरुआत कब हुई थी गार्गी पुरस्कार की? 1998 में इसकी यहां पर शुरुआत की गई थी। 1998 में गार्गी पुरस्कार योजना 1998 में शुरुआत की गई थी, जिसमें माध्यमिक परीक्षा यानी 10वीं में, अगर बात हम 10वीं परीक्षा में अगर जो बालिका होती है 10वीं परीक्षा में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को मिलता है गार्गी पुरस्कार। कौन सा? गार्गी पुरस्कार। अगर 12वीं की परीक्षा की बात करें, 12वीं परीक्षा में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को मिलता है इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार। अब आपको सामने आएगा इंदिरा प्रियदर्शनी क्यों आया? तो प्रियदर्शनी पता होगा, इंदिरा गांधी का पहला नाम क्या था? प्रियदर्शनी था। इंदिरा गांधी बाद में पढ़ा था, पहले इंदिरा गांधी का जो बचपन का नाम क्या था? प्रियदर्शनी था। इस कारण से इसका नाम इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार यहां पर दिया गया है। ठीक है, तो ये प्रतिवर्ष 3000 दिया जाता है। कब? 11वीं में 3000, 12वीं में 3000, 2 सत्रों में इसमें दिया जाता है 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को। अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कुल कितने भाग और अध्याय हैं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करते हैं, 2020 में कुल कितने भाग है और अध्याय है? अगर बात करेंगे तो इसमें कुल मिलाकर आपके यहां पर भाग कितने? 4 भाग है। और अध्याय की बात करेंगे तो अध्याय आपको पता है 27 अध्याय है। 4 भाग और 27 अध्याय। तो आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कुल मिलाकर इसमें यहां पर 4 भाग है और 4 भाग आपको यहां पर जाना है। पहले भाग में क्या है? स्कूल शिक्षा का उल्लेख है। किसका? कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की शिक्षा का उल्लेख है कि उस भाग 1 में उसके 1 से लेकर 2 अध्याय स्कूल शिक्षा में जैसे आपको क्या होगा क्या नहीं होगा पूरी उसकी बात की गई है। इसी तरह से भाग 2 में उच्चतर शिक्षा, मतलब यहां पर बीए और एमए इनकी बात की गई है भाग 2 में, ये जिसका संबंध है अध्याय 9 से लेकर 19 तक। उसके बाद में जो दो भाग है, उन 2 भागों में केवल उसका जो मुद्दे हैं, जो रणनीति है, उसकी बात की गई है। तो प्रथम भाग में तो केवल 1 से 12 तक की शिक्षा और दूसरे भाग में उच्च शिक्षा की बात यहां पर की गई है। ये बात आपको यहां पर ध्यान देनी है। अगर आप कभी भी ध्यान देना, मैं कुछ बोलता हूं यहां पर कि राष्ट्रीय, एक बात समझना कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कक्षा 12 में शिक्षक छात्र अनुपात क्या होगा? अध्याय में कौन से अध्याय में कहा गया है? तो अगर आपके उसमें 12 की बात कर रहा है तो उसमें आपके अलग अलग ऑप्शन होंगे। अध्याय यहां पर दिया है अध्याय 1 में, यहां पर दिया 15 1 में दिया, यहां पर अध्याय बी में यहां दिया 19 1 में दिया, यहां पर आपके अध्याय 2 1 में दिया, यहां पर डी यहां पर आपके 26। अगर आप देखोगे तो 15 19 2 26, तो आपको पता है कि स्कूली शिक्षा कक्षा 1 से 12 तक की जो स्कूली शिक्षा की बात है वो बात हुई है अध्याय 1 से लेकर अध्याय 1 से लेकर 12 तक। कक्षा स्कूल से 1 से लेकर 12 तक, तो 12 तक इसमें देखो 15 में बात नहीं है, 19 में नहीं है, 2 में है। तो कक्षा 1 से 12 तक की जो अध्याय है उसमें इसका आंसर आएगा। तो आप बहुत से आंसर इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे चलें।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा में छात्र शिक्षक अनुपात का उल्लेख किया गया है? छात्र शिक्षक अनुपात का उल्लेख कौन सी धारा में किया गया है? अगर बात करेंगे धारा 25 में, यहां पर विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात का उल्लेख किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए कितना शिक्षक अनुपात होगा, छात्र शिक्षक अनुपात होगा, और कक्षा 6 से लेकर 8 तक के लिए कितना छात्र शिक्षक अनुपात होगा, दोनों का अलग अलग उल्लेख किया गया है। कक्षा 1 से 5 में छात्र शिक्षक अनुपात 30 बच्चों पर एक शिक्षक होगा, और 6 से 8 तक के बच्चों के लिए अनुपात होगा 35 बच्चों पर एक शिक्षक होगा। लेकिन फिर आपके इस तरह से भी है, पूरा इस डायग्राम आपको इस तरह से भी है कि 60 छात्र होने पर 2 शिक्षक होंगे। 60 छात्र होने पर विद्यालय में अगर 60 छात्र है, 30 से अधिक और 60 से कम, 30 से अधिक 60 से कम है तो वहां 2 शिक्षक होंगे, और 60 से अधिक और 90 से कम छात्र है तो वहां 3 शिक्षक होंगे, और 90 से अधिक और 120 से कम है तो वहां 4 शिक्षक होंगे, और 120 से अधिक और 200 से कम है तो वहां 5 शिक्षक होंगे। अगर 150 से अधिक छात्र होते हैं किसी विद्यालय में तो वहां पर एक प्रधानाध्यापक का पद भी सृजित किया जाएगा। तो जिस विद्यालय में 150 से अधिक बच्चे रहेंगे तो वहां पर एक प्रधानाध्यापक भी यहां पर होगा, तो 5 शिक्षक और एक प्रधानाध्यापक होगा। और 200 से अधिक छात्र होने पर 7 शिक्षक अनुपात 40:1 हो जाएगा। तो यहां पर जानना कि अगर छात्रों की संख्या यहां पर 200 से अधिक होती है तो छात्र शिक्षक अनुपात 40:1 हो जाएगा। कक्षा 1 से 5 तक के लिए कितना है? 30:1 और 35:1। ये तो है 1 से 5 तक के लिए, ये है 6 से 8 तक के लिए। लेकिन जैसे ही अगर मान लीजिए कक्षा 1 से 5 तक के जो स्कूल है उसमें अगर मान लीजिए 200 से अधिक छात्र हो जाते हैं तो उसमें फिर छात्र शिक्षक अनुपात कितना रहेगा? वो 30 की जगह कितना होगा? 40:1 यहां पर हो जाएगा। ये बात आपको यहां पर ध्यान देनी है। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में डाइट की स्थापना कब हुई और कितने जिलों में हुई? राजस्थान में डाइट की स्थापना कब हुई और कितने जिलों में हुई? तो डाइट का क्वेश्चन आपके आ चुका है। तो राजस्थान में डाइट की स्थापना की बात करेंगे तो राजस्थान में जून 1995 में 14 जिलों में डाइट की स्थापना की गई। सर्वप्रथम 14 जिलों में सर्वप्रथम डाइट की स्थापना 1995 में की गई थी। और डाइट का उद्देश्य क्या है? डाइट कक्षा 5 व 8, 5वीं और 8वीं कक्षाओं के बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन करता है। बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन कौन करता है? तो डाइट, प्रत्येक जिले में एक डाइट है। जिसे आपके माध्यमिक शिक्षा जो आपके डीओ का जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय होता है, उसी तरह से प्रत्येक जिले में डाइट है। उस डाइट में क्या काम होता है? तो वहां पर जो कक्षा 1 से 8 तक के जो शिक्षक होते हैं उन शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, साथ में 5वीं और 8वीं की कक्षाओं की बोर्ड परीक्षा का जो आयोजन है वो डाइट के द्वारा किया जाता है। और सर्वप्रथम डाइट की जो स्थापना है जून 1995 में 14 जिलों में की गई थी। अभी यहां पर ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के द्वारा किस वर्ष से कक्षा 9 से 12 की पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण वितरण किया जा रहा है? तो आपको पता है राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की स्थापना 1973 में हुई थी। इसका जो क्रियाशील कब हुआ? 1 जनवरी 1974 को क्रियाशील यहां पर हुआ था। और इसके द्वारा कक्षा 9 से 12 तक की पाठ्य पुस्तक का जो मुद्रण वितरण वर्तमान में तो ये सभी कर रहा है, लेकिन सर्वप्रथम इसके जो मुद्रण वितरण का जो कार्य है अगर बात करेंगे तो यहां पर देखोगे तो 2010 से वितरण का कार्य कर रहा है। ये सब आपको मैंने बता दी है। अगर बात करेंगे मुद्रण और वितरण का जो कार्य है, मुद्रण वितरण का कार्य तो कौन करता है? राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल करता है। लेकिन जो पाठ्यक्रम का जो निर्माण कौन करता है? पाठ्यक्रम का निर्माण करता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। कौन करता है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही यहां पर पाठ्यक्रम का निर्माण करता है। पाठ्यक्रम का निर्धारण और निर्माण कौन करता है? तो यहां पर करता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। लेकिन जो छपाई का काम कौन करेगा? राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल यहां पर करेगा। दो अलग अलग क्वेश्चन यहां पर आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? श्री कृष्ण भोग योजना के तहत किस वर्ग के विद्यार्थियों को भोजन प्रदान किया जाता है? किस वर्ग के? श्री कृष्ण भोग योजना, इसके तहत अब कोई भी समाज सेवी या किसी का जन्मदिन है, किसी की विवाह की वर्षगांठ है या कोई धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है तो वह अपनी तरफ से कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए अपनी तरफ से विद्यालय में जाकर भोजन करवा सकता है। इसको बोलते हैं श्री कृष्ण भोग योजना। तो कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों के लिए भोजन कराने के लिए यह योजना शुरू की गई थी और इस योजना में प्रत्येक कोई भी व्यक्ति यहां पर भोजन करवा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की किस धारा में विद्यालय के मान मानक का प्रावधान किया? मान और मानक मतलब मानक का मतलब यह है कि विद्यालय में अगर कोई विद्यालय संचालित कर रहा है तो उसको कितने साल के अंदर उतना अपने मापदंड पूरे करने होंगे। जैसे मान लीजिए मैंने आज एक घर के अंदर आज मैं स्वीकृत लिया है विद्यालय संचालन करने के लिए, आज मैं घर में संचालन कर रहा हूं, लेकिन इसमें कहा गया कि आप विद्यालय कहीं भी संचालित करो, लेकिन आपको 3 साल के अंदर अंदर आप एक कमरे में विद्यालय की स्वीकृति में आपको मिल सकती है।
आप एक कमरे के अंदर भी विद्यालय संचालित कर सकते हैं, लेकिन उसमें यह कहा गया है कि आप कहीं भी विद्यालय संचालित करो, लेकिन 3 साल के अंदर अंदर आपको मान और मानक पूरे करने होंगे। जैसे यहां पर कहा गया है कि आपको इसके द्वारा 19 में कहा गया है कि आप यहां पर 3 साल के अंदर आपको मानक पूरे करने होंगे। जैसे इसमें विद्यालय के 3 वर्ष पूरे होने से पहले आपको विद्यालय भवन बनाना होगा, खेल का मैदान होना आवश्यक है, पुस्तकालय होना आवश्यक है, शौचालय, 4 दीवारी सब आपको यहां पूर्ण करना होगा 3 साल के अंदर अंदर। ये कहा गया है इसमें धारा 19 में कि मानक का प्रावधान यहां पर किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 के अध्याय 6 का संबंध किससे? अध्याय 6 का संबंध, इसमें टोटल 10 अध्याय है, तो इसका संबंध किससे है? तो यहां पर है ये संबंध अध्यापक से। किससे संबंध है? यहां पर अध्यापक से। इसका संबंध यहां पर अध्यापक से दिया गया है। ये पूरा आपको मैंने बता दिया कब से इसकी अधिसूचना हुई, कब से इसमें राज्य में यहां पर लागू हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सभी का सही यहां पर आंसर आ रहा है। सर आवाज नहीं आ रही, एक मिनट, आवाज नहीं आ रही, क्या दिक्कत आ रही? हेलो, आवाज नहीं आ रही, मुझे बताओ एक मिनट। किसी की आ रहा है ये कि आवाज नहीं आ रही है मेरी? सही, राकेश सीता बोल रही है कि आवाज नहीं आ रही मेरी। क्यों आवाज नहीं आ रही है मेरी यहाँ पर? एक मिनट बताओ मुझे, आवाज नहीं आ रही है, दिक्कत आ रही है क्या? कम कर दो एक बार, आवाज नहीं आ रही हो तो आ रही है? आ रही ना, फिर कैसे बोल रहे हो? ठीक है, चलो आगे। मां बाड़ी योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? मां बाड़ी योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? यहां पर देखना है कि मां बाड़ी योजना 2007 में शुरू की गई थी। मां बाड़ी योजना को शुरुआत करने वाला विभाग कौन सा था? तो जनजातीय क्षेत्र विभाग। जनजातीय क्षेत्र विभाग के द्वारा मां बाड़ी योजना 2007 में शुरू की गई थी। जनजातीय क्षेत्र विभाग की स्थापना 1974 में की गई थी। कब की गई थी? 1974 में इसकी स्थापना यहां पर की गई थी। अगला क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की योजना जो महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की योजना कब प्रारंभ हुआ और वर्तमान में कितने अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है राजस्थान में? तो ये अलग अलग क्वेश्चन, बहुत अच्छे से क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर यहाँ पर 2019 में महात्मा गांधी विद्यालय की योजना प्रारंभ किया गया था। आपको पता होगा 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, तो इनकी 150वीं जयंती पर 2019 में महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी विद्यालय माध्यम स्थापित किए गए थे। और यहाँ पर ये अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कक्षा 1 से 12 तक होते हैं। कक्षा 1 से 12 तक ये विद्यालय यहाँ पर होते हैं। कक्षा 1 से 12 तक यहाँ पर होते हैं। और वर्तमान में दिसंबर 2024 तक 3737 विद्यालय वर्तमान राजस्थान में महात्मा गांधी विद्यालय है। तो ये भी आता है कि कितने विद्यालय हैं वर्तमान में राजस्थान में? तो 3737 विद्यालय वर्तमान में है। ये अभी आप चल रहा है, अभी 2025 अब 2026 लग जाएगा 2-5 दिन से। तो ये आंकड़े हैं। अगला है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कोई विद्यालय यदि बच्चे के माता पिता का साक्षात्कार लेता है तो उसे किस प्रकार का जुर्माना लगाना होगा? आपको पता होगा 2009 से पहले किसी बच्चे का प्रवेश कराने से पहले जो निजी विद्यालय थे, बड़े बड़े निजी विद्यालय थे अंग्रेजी मीडियम, तो उनके माता पिता का इंटरव्यू लेते थे। तो उनके माता पिता को अंग्रेजी बोलनी आती या नहीं आती। लेकिन इस अधिनियम के द्वारा यहाँ पर प्रतिबंध कर दिया गया है, कोई भी विद्यालय किसी माता पिता का यहाँ पर इंटरव्यू नहीं लेगा। अगर वो इंटरव्यू लेता है तो यहाँ पर उसको जुर्माना देना होगा। कितना? तो यहाँ पर प्रथम बार 25,000 जुर्माना देना होगा, दूसरी बार 50,000 का जुर्माना यहाँ पर देना होगा। ये यहाँ पर कहा गया है, किसी प्रकार का यहाँ पर नहीं करोगे। यहाँ पर जैसे अगला क्वेश्चन, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आपके। अब जो आपकी योजनाएं हैं, जैसे इसमें बचा हुआ है आपके यहाँ पर, एक मिनट, हाँ ये यहाँ पर देखो, ये बात करते हैं लास्ट में। अब यहाँ पर आज की इस कक्षा में लगभग बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, लेकिन एक कक्षा और लाएंगे। उस कक्षा में जैसे आपके जो बचे हुए हैं, जैसे योजनाएं हैं, जैसे योजना की बात करता हूँ। योजनाओं में जैसे आपके यहाँ पर राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं पुरस्कार है नंबर 1 तो ये, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो कुछ बचा हुआ है, ये थोड़ा बहुत यहाँ बचा हुआ है तो वो, और नवाचार। ये 2-3 है, दो तीन टॉपिक है जिनके बारे में विस्तार से यहाँ पर पढ़ेंगे। दो जो करंट के जो क्वेश्चन है, जो कौन कौन से नवाचार किए राजस्थान सरकार ने, और वर्तमान राजस्थान सरकार कौन कौन सी योजना चला रही है। जैसे 2025 में राजस्थान सरकार ने विद्यालय में कौन कौन सी योजना चलाई, सुदस का जो संपूर्ण सार है उनको यहाँ पर निकालेंगे। और साथ में ही
हाँ, अब आपके जो कोई सवाल हो, जवाब हो, तो मुझे बताओ फटाफट, उसका जवाब मैं आपको अभी दूंगा। क्लास बंद होने वाली है, तो ठीक है, आज कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। बताओ आपको किसी को राकेश, सीता या फिर जो भी है, ठीक है, कोई किसी को किसी का। हाँ, ठीक है ना, अब नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा कंप्लीट वहां पर करवा देंगे। हम्म, बताओ। हाँ सुनाओ भाई, सुनो सर। एसएसटी के भी लेके आ जाएंगे बिल्कुल, अब एसएसटी के लाएंगे यहाँ पर, है ना। मिसू फौजदार, नीसू फौजदार, ठीक है, बिल्कुल लाएंगे एसएसटी के। राकेश सेकंड ग्रेड एसएसटी का भी ला, हाँ सेकंड ग्रेड का शुरू करेंगे, सेकंड ग्रेड के लिए है ही सही, सेकंड ग्रेड का तो करते ही हैं यहाँ पर, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो नमस्ते, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली कक्षा में। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।